हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आभा गुप्ता का नमस्कार। दोस्तों, आज संडे है तो इसे फंडे बनाइए। ना सैर के लिए बाहर कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ग्वालियर शहर में कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पूरे जिले में 21 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन लगा हुआ है। यदि हम धैर्य और संयम से काम लेंगे और ईमानदारी से जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो निश्चित ही संक्रमण की चेन को तोड़ पाएंगे। श्रोताओं, भारत में कोरोना के मामले 10 लाख के पार जा चुके हैं। मृतकों की संख्या भी 25,000 से ज्यादा हो चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का 98% हिस्सा यानी 98% हिस्सा कोरोना वायरस की चपेट में है। हमारे देश के 640 जिलों में से 627 जिलों में कोविड-19 का संक्रमण फैला हुआ है। इसलिए अधिकांश जिलों में सख्ती बरती जा रही है। लोगों से घरों में ही रहने को कहा जा रहा है। भारत के 9 राज्यों में संक्रमण सबसे ज्यादा है, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल है। तो दोस्तों, घर में ही रहकर संडे को एंजॉय कीजिए। घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर स्वादिष्ट सा नाश्ता कीजिए। और यदि कुछ आलस में डूबे हैं अभी, तो आराम कीजिए और ब्रेकफास्ट कम लंच यानी ब्रंच का आनंद लीजिए। उसके बाद घर के सभी छोटे बड़े सदस्य मिलकर अंताक्षरी खेल सकते हैं या फिर मिल बैठकर बीते दिनों के किस्से सुनाकर अपनी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। बच्चों को बड़ों से किस्से सुनने में बहुत आनंद आता है। बस कहने का मतलब यही है कि घर में ही रहकर खुशी से दिन बिताइए और आज के संडे को यादगार बनाइए। खुश रहकर गुजारो तो मस्त है जिंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है जिंदगी, तुलना में गुजारो तो पस्त है जिंदगी, इंतजार में गुजारो तो सुस्त है जिंदगी, सीखने में गुजारो तो किताब है जिंदगी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए हमारे विशेषज्ञ की राय। नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर अरविंद रूनवाल। वैश्विक महामारी कोविड-19 आज हमारे देश में और पूरे विश्व में एक बहुत ही बड़ी विपदा बनकर सामने उभरी है और इससे बचने के जो उपाय हैं उनमें हम सबसे उत्तम मानते हैं कि बीमारी होने से पहले ही अपनी रक्षा कर लें, यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क से मुंह को कवर करके जाएं और ख़ास तौर से उसमें नाक भी आपकी कवर होनी चाहिए। और आप घर में भी रहते हैं और यदि घर में कोई रोगी है तो आप मास्क का उपयोग करें। दूसरी चीज़ है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग में हमें स्पेशल ध्यान देना है कि कुछ देर से जब हमारे हाथ स्पष्टतः गंदे न भी हों तो हम अपने हाथों को धोते रहें, क्योंकि हाथ हमारे यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं छूते रहते हैं किसी चीज़ को, किसी सतह को, और उसमें इन्फेक्शन आने की पूरी संभावना रहती है। तो हम इसमें स्पेशली ये ध्यान रखें हाथों की फिंगर टिप से, मतलब जो अंगुलियों के पोरुए होते हैं और जो इंटर डिजिटल स्पेस है यानी 2 अंगुलियों के बीच की जो जगह होती है उसको हम विशेष तौर से इसमें क्लीन करें। 20 से 40 सेकंड तक साबुन आपके हाथों के कांटेक्ट में होना चाहिए, मतलब त्वचा के संपर्क में होना चाहिए। यदि हमारे पास पानी की व्यवस्था न हो और अगर हम हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं तो हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर और WHO मानक के अनुसार जिसमें 60% से ज़्यादा अल्कोहल हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बच सकते हैं कोरोना के वायरस से। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। जी हाँ दोस्तों, आवाज की दुनिया में आवाज ही हमारी पहचान है और आप आवाज सुनकर ही तो जान लेते हैं कि कार्यक्रम को कौन प्रस्तुत कर रहा है या कर रही है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में आपको मिलवाते हैं आवाज के एक जादूगर से।
आप हैं श्री मनोहर महाजन। इनसे हमने बातचीत की, लीजिए आप भी सुनिए। श्रोताओं, कार्यक्रम में इस समय हमारे साथ हैं रेडियो सीलोन की जानी मानी आवाज और आवाज की दुनिया के जादूगर श्री मनोहर महाजन। सर नमस्कार। आभा जी नमस्कार। आकाशवाणी ग्वालियर के इस कार्यक्रम में सर आपका स्वागत है। और आपसे बात करते हुए मैं ही इतनी आह्लादित हो रही हूँ, गदगद हो रही हूँ, तो हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे निश्चित रूप से वो भी रोमांचित हो रहे होंगे। मेरे साथ भी यही हालत है। तो सर, आपका रेडियो से लगाव कैसे शुरू हुआ? कब आपने ठाना कि रेडियो में ही आपको काम करना है, रेडियो से आपको बोलना है ताकि लोग आपको सुने? नहीं, रेडियो के बजाय मेरा इंटरेस्ट स्टेज की तरफ ज्यादा था। अच्छा। और मैं सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो दिल्ली में बेस्ड है जी। उसमें ड्रामा आर्टिस्ट सेलेक्ट भी हो गया था। अच्छा। और वहाँ मैंने कुछ दिन काम भी किया, सरहदों पे ड्रामे भी किए, देश के अंदर भी ड्रामे किए। लेकिन उसी बीच में मतलब करीब मुझे 6 महीने या 4 महीने हुए थे वहाँ काम करते हुए। तो मुझे रेडियो सिलोन का ये विज्ञापन दिखा। तो स्टेज का बहुत अच्छा काम था, सैलरी वगैरह बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने इंसिडेंटली भर दिया इसको। ठीक। और वैसे भी उस दौर में क्या होता था, हर नौजवान जो ग्रेजुएशन करके निकलता था उसकी 2 ही ख्वाहिशें होती थी। एक तो अमीन सयानी की तरह रेडियो स्टार बनना या फिर दिलीप कुमार की तरह फिल्म स्टार बनना। तो मेरी चाहत के भी ये दोनों छोर थे। तो स्टेज पे तो चला गया, सोचा था फिल्मों में जाऊंगा, लेकिन इसी बीच में रेडियो सिलोन के लिए सिलेक्शन हो गया मेरा। कुछ 11,000 लोगों में से मैं और परमार साहब जो थे चुने गए थे। ये सर कौन से सन की बात है? ये 1966 की बात है जी। ये वो दौर था सर, रेडियो का स्वर्णिम युग था जब रेडियो की तूती बोला करती थी और दूरदर्शन की पहुंच भी सब तक नहीं थी, यानी हर शहर में दूरदर्शन नहीं पहुंचा था उस वक्त भी। दिल्ली और बॉम्बे में उस समय ब्लैक एंड व्हाइट में एक 2 घंटे का ट्रांसमिशन होता था। जी बिल्कुल। तो हर घर में रेडियो की आवाज गूंजती थी। तो उस दौर की रेडियो की थोड़ी यादें ताजा कीजिए हमारे साथ। रेडियो सिलोन आप पहुंचे तो जो आपने कार्यक्रम किए, हालांकि मैंने भी सुने हैं, मेरा बचपन उन कार्यक्रमों को सुन सुन के बीता है। मेरी उम्र का एहसास करवा रही है। नहीं ऐसा नहीं सर, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और आपको अमीन सयानी साहब को सुनकर ये लगा कि हमें भी रेडियो में जाना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो रेडियो सिलोन आप पहुंचे, आपका एक प्रोग्राम जो अमीन सयानी साहब भी करते थे, आपने भी किया है, प्रायोजित गीतमाला का जो कार्यक्रम है वो बुधवार के दिन प्रसारित जो होता था वो घर घर में सुना जाता था। जी जी। तो रेडियो सिलोन का आपका अनुभव कैसा रहा? थोड़े से हमारे से अपने अनुभव ताजा कीजिएगा सर। मैं जब रेडियो सिलोन पहुंचा और फर्स्ट डे हमारा इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ, सेकंड डे जब लाइब्रेरी में गया मैं, तो लाइब्रेरी तो बाप रे बाप, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं सरस्वती माँ के मंदिर में आ गया। रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, कुछ रिकॉर्ड थे कॉरिडोर में पड़े हुए थे गट्ठर बना के। जी। तो मुझे नहीं पता था, नया नया था, मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि पूछूं उनसे। तो बाद में कुछ 7-8 दिन के बाद मेरा एक गट्ठर में पैर लगा, तो वो गट्ठर खुल गया। तो पता लगा उसमें जो पुराने रिकॉर्ड्स थे वो बांध के रखे हुए थे। अच्छा। और जगह नहीं थी तो कॉरिडोर में डाल दिए थे। तो मुझे लगा ये खजाना पैरों में है और माँ सरस्वती का अपमान कर रहे हैं हम। तो बड़ा मुझे दुख हुआ, मुझे मतलब मेरे को नींद नहीं आती थी रात को। 3-4 दिन गुजर गए। फिर मैं डायरेक्टर जनरल साहब से किसी जरिए, उनकी श्रीमती जी शायद इंडियन थी उस समय, अच्छा, तो मैं उनसे भाभी भाभी कह के लग गया। और लाइब्रेरी जो थी, मैंने कहा सर सिंगलीज लाइब्रेरी में 500 रिकॉर्ड है और इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, तो हिंदी लाइब्रेरी बहुत छोटी है, तो वाई डोंट यू शिफ्ट इट। वो मान गए। अच्छा। और फिर सारे रिकॉर्ड्स जो थे वो गट्ठर मैंने खुलवाए, उनको धुलवाया मैं तो, और फिर उसको उनके कवर्स बनवाए और उनको फाइल करवाया। वाह। और उसके बाद सवाल यह था कि उन रिकॉर्ड्स पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा। ब्लैंक थे। एंड में सिंगर बोलता था अपना नाम, ऐसे रिकॉर्ड भी मिले जिसमें वो अख्तरी बेगम है तो कह रही माई नेम इज अख्तरी बेगम, माई नेम इज कालू कव्वाल। अरे वाह। तो इस पर हाँ, तो ये इन्फॉर्मेशन लेवल्स पर थी नहीं। तो मैंने फिर एक प्रोग्राम शुरू किया भूले रिश्ते की। ठीक। तो उसमें मैंने श्रोताओं को इन्वॉल्व किया। मैंने कहा ये मैं गाना सुना रहा हूँ, मुझे आप इन्फॉर्मेशन भेजिए और इसको, ताकि आने वाली जनरेशन को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वाह।
तो वो प्रोग्राम बड़ा सक्सेसफुल हुआ। थर्सडे को 1 घंटे का, और मैं उसमें करीब 14 या 15 गाने बजाता था। उसकी इन्फॉर्मेशन आती थी लेटर्स के जरिए। तो लेटर्स के जरिए जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको मैं मैच करता था। मान लीजिए 100 लेटर आए और 75 लेटर जो है एक की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा। तो उसको मैं रिकॉर्ड पर लिख देता था अपने हाथ से। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई। कितना महत्वपूर्ण काम किया आपने, कितनी मेहनत की। ये तो होता क्या है, ये जो चीजें होती है ना, ये आदमी के जाने के बाद का इतिहास है ना, उसके जीते भी तो कोई क्रेडिट देता है। अरे नहीं सर नहीं, निश्चित रूप से रेडियो सिलोन में कि आपने जो भी कार्य किया वो महत्वपूर्ण है, और उस दौर के श्रोता भी आपको बहुत याद करते हैं। आज भी आपकी आवाज का जादू कायम है सर, क्योंकि आवाज की कोई उम्र नहीं होती है। आवाज का जादू कुछ नहीं होता। आवाज तो गॉड ने जो दी है वही होती है। हर आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन होता क्या है कि हम उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। बस इतना ही है फर्क। एक आम आदमी और एक उद्घोषक में इतना ही फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। जी। तो रेडियो सिलोन से आपने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए श्रोताओं द्वारा बहुत सराहे जाते रहे, तो आपको कैसा लगता था जब आप कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, उसके बाद श्रोताओं की सराहना मिलती थी? मेरे ख्याल से वो पत्रों का दौर था, उस समय पत्र ही आते होंगे आपके पास। हाँ, बिल्कुल पत्र ही आते थे और पत्रों से ही सारे कार्यक्रम होते थे। अब लोग पूछते हैं हम लोग पत्र छांटते कैसे थे? जी। तो करीब समझिए 50,000 से 1 लाख खत डेली आते थे इंडिया। तो उसके लिए फिर एक सॉर्टिंग रूम बनाया हुआ था, उसमें एक सॉर्टर रखा हुआ था। जी। तो उसने रैक्स बनाए हुए थे, प्रोग्राम के हिसाब से वो लेटर उसमें डाल देता था। जी। और जो भी अनाउंसर के वो होते थे तो वो उस रैक में से निकाल लेते थे अपने। मतलब मैं जब आप गाँव टेक कर रहा हूँ तो मैंने अपने लेटर्स ले लिए। अरे वाह। तो फिर उनको हम घर में स्टूडियो में जब रिकॉर्ड बज रहे होते थे उस समय छांटते रहते थे उसको प्रोग्राम के दौरान, और उसको लिफाफों में अलग अलग करके डालते रहते थे। तो आप श्रीलंका यानी सिलोन में कब तक रहे? मैं 1967 से 1974 मिड तक रहा। अच्छा। उस दौरान आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स वहाँ से ऐसे किए जो आज भी याद किए जाते हैं। एक प्रोग्राम बहुत लोगों को पसंद है जो मैंने भी रेडियो पत्रिका करके था। जी। जो जैसे मैगजीन होती है ना पढ़ने वाली मैगजीन, वैसे मैंने ऑडियो मैगजीन शुरू की थी वहाँ से। तब उसमें मतलब श्रोता ही भाग लेते थे, मेरा कुछ नहीं होता। संपादकीय भी श्रोता लिखते थे, सारी चीजें श्रोताओं के ऊपर होती थी। अच्छा। और की बात है कि वो 100वां और 200वां अंक जब हुआ तो लोगों ने प्रिंट किया, लिसनर्स क्लब ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया ऑल ओवर इंडिया। उसकी एक कॉपी मेरे पास भी रखी हुई है अभी तक। अरे वाह। प्रिंट करके वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सोचिए। अच्छा। हाँ, बिल्कुल वही स्वर्णिम दौर था उसकी रेडियो का। हालांकि रेडियो आज भी सुना जा रहा है, और आज तो रेडियो एंड्रॉइड मोबाइल फोन के जरिए भी सुना जा रहा है, यानी कि आप अपने पॉकेट में भी रेडियो रख सकते हैं। लेकिन वो बात है कि आपको कैसा लगता है? नहीं, वो फील खत्म हो गया। एक तो क्या होता है जो खत आते थे ना उसमें एक अपनापन होता था। जी। अभी क्या मोबाइल से मैसेज आ गई, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, तो अनाउंसर को भी उतना मजा नहीं आता है पेश करने में, और समय नहीं मिलता है, इमोशंस उसमें नहीं जुड़ पाते हैं। तो सारी चीजें हैं जो कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वो दौर इस दौर को कंपेयर करना बहुत मुश्किल काम है। सही बात कह रहे हैं आप। उस समय जब आप कार्यक्रम बनाया करते होंगे तो उसके पीछे बहुत मेहनत करनी होती होगी। मेहनत भी थी और आजादी भी थी। हम लोग को आजादी थी। मैं अनाउंसर हूँ, मेरे पास 4 दिन है हफ्ते में, तो मैं जो डिसाइड करता था ड्यूरिंग माई ट्रांसमिशन मैंने ये प्रोग्राम करना है, बस उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को जाके इन्फॉर्म करता था कि सर मैं कल से ये प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अनाउंसर खुद लेते थे और जिम्मेदारी भी खुद लेते थे। तो ये एक अच्छी आजादी वाली बात थी उन दिनों। आजादी के अलावा डिवोशन भी सर काम करता है, मुझे लगता है। डिवोशन बहुत जरूरी होता है। मुझे याद है कि मैं जब संडे को अनुरोध पर प्रोग्राम करता था, संडे नाइट को 9:45 से 11 बजे पुरानी फिल्मों के जो गीत होते थे उनको फरमाइश पर बजाता था। तो रिकॉर्ड बजाने वाला हेल्पर होता था, वो और मैं, हम लोग क्या करते थे, जैसे ही गाना मैं इंट्रोड्यूस करता था तो रेड लाइट जो होती है स्टूडियो की उसमें इंट्रोड्यूस किया, मैं लाइट ऑफ कर देता था। अच्छा। तो पूरे अंधेरे में हम लोग सुनते थे वो गाने। पूरी फील श्रोताओं को नहीं मालूम है ये। अब रात का कोई गाना चल रहा तो हमने उसको इंट्रोड्यूस किया तो पता नहीं, तो जब आप करते तो आवाज में भी वो चीज आ जाती। बिल्कुल फील के साथ पूरा।
पता नहीं कैसे आ जाती थी, भगवान जाने। बिल्कुल, आत्मा से कार्यक्रम जब प्रस्तुत किए जाते हैं तो ऐसा ही होता है, अंदर पूरी फील के साथ, है ना? हाँ, इन्वॉल्वमेंट अगर आपका होता है प्रोग्राम में तो फील तो आता ही है, पक्का है। बिल्कुल, और इतनी फील के साथ जब कोई भी अनाउंसर या प्रेजेंटर प्रोग्राम प्रस्तुत करेगा तो निश्चित रूप से श्रोताओं को भी फीलिंग आएगी और उस प्रोग्राम में वो डूब जाएंगे। ये तो है। ये मैंने जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मैंने विविध भारती के लिए किए जो, उसमें भी मैं यही करता था। मेरे ज्यादातर प्रोग्राम आप देखेंगे लिसनर्स बेस्ड होते थे जी, और या बेस्ड होते थे। मोदी के मतवाले भाई प्रोग्राम जो था उसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, आज तक किसी रेडियो प्रोग्राम को नहीं मिला। 1979 में बेस्ट रेडियो प्रोग्राम इन ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, क्लियर अवार्ड बोलते हैं उसको, अमेरिकन जी। तो अब किसी को पता ही नहीं है, ये सब लेके बैठे हुए हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप चलती फिरती एक इंस्टीट्यूट है, क्योंकि नए जो प्रेजेंटर्स हैं वो आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, सीखना चाहिए। मैंने कई विविध भारती पे कितने दिग्गज अनाउंसरों को सुना है, गब्बर मिर्जा हुए, आपके चौधरी हुए, राम सिंह पवार हुए, उनका तो नाम लेवा ही नहीं है। तो ये अफसोस आपको होता है, सही बात है, और अफसोस की बात है। मुझे बहुत अफसोस होता है उन लोगों को याद करके। जैसे आपने मुझे बचपन में सुना, मैंने उनको बचपन में सुना जी। तो उनका नाम लेते कोई नहीं है। तो आप पुराने प्रोग्राम जब आप रिपीट करवाते निकालिए ना, 50-60 साल पहले के आर्काइव्स में थे जी, बिल्कुल, और बताइए उनको, ड्यू क्रेडिट दीजिए। सर, आपने इतने बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किए, चाहे वो रेडियो सिलोन के लिए हो, विविध भारती के लिए हो। विविध भारती पे इफ यू रिमेम्बर, अमीर साहब ने एक प्रोग्राम किया था जी, जब ये विविध भारती की सिल्वर जुबली हुई थी जी, उस समय उन्होंने 25 बेस्ट रेडियो प्रोग्राम पेश किए थे अमीन साहब ने। 25 प्रोग्राम से 11 प्रोग्राम मेरे थे। अरे वाह। हाँ सर, रेडियो की आप बेहतरीन आवाज रहे, अभी भी आपकी आवाज बेहतरीन है और आप फेसबुक लाइव से जरिए भी श्रोताओं का मनोरंजन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है आपके वो कार्यक्रम देखकर और सुनकर। ये श्रोताओं ने तो मुझे फोर्स किया, वैसे मेरी मतलब हिम्मत नहीं पड़ती है ऐसा करने की, क्योंकि अभी भी 2 घंटे का प्रोग्राम हफ्ते में करता हूँ तो मेरा दिमाग 24 घंटे बिजी रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो वो है टेंशन मुझे। मैं आप यकीन करेंगे, लंदन से, सिंगापुर से, कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं, बाप रे बाप। बिल्कुल, मेरे को तो ताज्जुब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या। अब वो कहते हैं बंद मत करिएगा। बिल्कुल, मैं आपका वो कार्यक्रम कई बार देखती हूँ, तो बेहतरीन कार्यक्रम है और निश्चित रूप से उसके पीछे आपकी बहुत मेहनत होती है और पूरे हफ्ते ही आप उसके बारे में सोच विचार करते होंगे, जानकारी जुटाते होंगे, क्योंकि मैं भी एक अनाउंसर हूँ तो मैं जानती हूँ कि एक कार्यक्रम के पीछे बहुत दिनों की मेहनत होती है। जी, उसमें मेरे श्रोता बड़े हेल्पफुल हैं। मैं गाने वाने सेलेक्ट करके भेज देता हूँ, फटाफट मुझे आ जाते हैं आगे जिस हिसाब से चाहिए होते हैं जी, तो है बड़े सहयोग दे रहे हैं हमारे श्रोता लोग भी। जी बिल्कुल। अच्छा, उस दौर में आपके बहुत सारे फैंस होंगे जो आपको सुनते होंगे, पत्र लिखते होंगे, आपसे मिलना चाहते होंगे, तो जब आपके कोई श्रोता आपसे मिलने आते तो कैसा लगता था आपको और उनका रिएक्शन क्या होता था? रेडियो सिलोन में तो बड़ा मुश्किल था उस दौर में आना। 2-3 श्रोता जरूर आए थे जी, और वो बड़े ही आह्लादित हुए थे और कई बार सेलर्स भी आते थे, जो शिप आते थे ना, जैसे विक्रांत आया था, ये तो वो 250-300 सेलर्स भी, उनको दिखाना रेडियो स्टेशन, बाप रे बाप, वो बड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा। और फिर मजे की बात यह है कि विक्रांत जब आया था तो शायद मैंने रेडियो सिलोन उनको दिखाया और उसके बाद उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, जो कोलंबो में लगा हुआ था विक्रांत। मैंने गया, आप ताज्जुब करेंगी, उन्होंने रेडियो सिलोन के रिकॉर्डेड प्रोग्राम बजाए। अरे वाह, क्या बात है। और कहने लगी कि सब फ्री में जब होते हैं तो आपका रेडियो प्रोग्राम सुनते हैं। मैंने कहा इससे ज्यादा सम्मान शायद किसी प्रेजेंटर को या उद्घोषक का हो ही नहीं सकता। वो तो चीजें जब याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। सही बात है, यही पूंजी है एक अनाउंसर की। सर, आपने आवाज का जादू तो जगाया ही, बहुत बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किए श्रोताओं के लिए, लेकिन आपने पर्दे पर एक्टिंग भी की है फिल्मों में। हाँ, एक तो मैंने एज ए हीरो की है, धूमकेतु, दूरदर्शन पे आज भी दिखाई जाती है। अच्छा। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के लिए की, तो मैंने मेन कैरेक्टर किया था उसमें और उसके जितने लोग हैं मुझे छोड़ के सब स्टार वन थे। अच्छा। धूमकेतु यूट्यूब पे आप जाएंगी तो आपको मिल जाएगी वो पिक्चर। उसमें मैंने साइंटिस्ट का रोल किया था। हैलीज कॉमेट आया था, अगर याद हो आपको, 1992 में हैलीज कॉमेट, जिसको कहते थे वो टकराएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उस पर ये फिल्म बनी थी। और मुकेश शर्मा जी उसके प्रोडक्शन इंचार्ज थे, जो बाद में डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन
रिटायर हुए और फिल्म डिवीजन के डायरेक्टर जनरल रिटायर हुए जी। एक और फिल्म बनते बनते रह गई दूरबीन की कहानी। अच्छा। जिसमें मैं और टॉम हॉल्टर थे जी। एनिमेटेड फिल्म थी लेकिन थ्रू आउट वॉइस ओवर मेरा था तो वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई फिल्म। अच्छा। छोटे मोटे रोल किए मैंने एज ए अनाउंसर बहुत सी फिल्मों में किया। अच्छा अच्छा। फैशन शोज कंपेयर किए मैंने। आकर्षण की एक फिल्म मैं साजन की साजन मेरे उसमें मैंने किया था लेकिन वो मेरा जो कैरेक्टर है उद्घोषक वो रोल किए। आकर्षण फिल्म सोनू वालिया की। हाँ हाँ उसमें याद होगा फिल्म जो टर्न होती है जी फैशन शो से जी जो कमेंट्री है जिसमें सोनू वालिया जो रैंप करती हैं जी वो सारी कमेंट्री मेरी थी। अरे वाह यानी कि आप जो वास्तव में वही रोल आपने फिल्मों में निभाया। जी जी वैसा ही था कुछ। तो जैसा कि आपने इस साक्षात्कार के आरंभ में कहा सर कि हर युवा की एक तमन्ना रहती थी कि वो दिलीप कुमार की तरह फिल्मों में काम करे, अमीन सयानी साहब की तरह रेडियो पर बोले, तो आपकी दोनों इच्छाएं पूरी हुई। हाँ वो एक तरीके से हुई क्योंकि इच्छाएं पूरी सबकी नहीं होती हैं, आपकी दोनों इच्छाएं पूरी हुई और दोनों ही तरीके से आप जाने गए, अपने फैंस के द्वारा सराहे गए। आजकल भी रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो जो नए प्रेजेंटर्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और उनमें कुछ कमी आपको महसूस होती है तो वो भी बताइए। सिर्फ एक चीज है, मैंने भी करीब 20 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ यहाँ बच्चों की। मिस्टर वनमाली साहब थे मेरे सीनियर मेंटोर, उनके साथ मैंने करीब 20 साल इंस्टीट्यूशन चलाई है वेयर आई यूज्ड टू ट्रेन वॉइसेस। जी जी। तो वहाँ जो मुझे अनुभव हुआ तब मैं और वनमाली साहब की एक ही चीज हम सेलेक्ट करते थे तो हम आवाज नहीं देखते थे जी। आवाज पतली है मोटी है कैसी है नहीं देख, हम ये देखते थे इस आदमी की कमांड ऑन लैंग्वेज कितनी है। जी। लैंग्वेज पर कमांड है कि नहीं, और अगर कमांड नहीं है तो आप अच्छी अनाउंसर बन ही नहीं सकते। तो सबसे पहले जरूरी चीज है कि आज की जनरेशन को जिस लैंग्वेज में भी आप आना चाहते हैं, हो तेलुगु हो मलयालम हो गुजराती हो पंजाबी हो, उस लैंग्वेज को पूरी तरह आपको जानना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप अनाउंसर बनते हैं और आप लैंग्वेज के चक्कर में फंसे हुए, वर्ड्स के चक्कर में फंसे हुए, तो परफॉर्म कब करेंगे आप? बिल्कुल सही बात। क्राइटेरिया ये था कि यू शुड हैव कमांड ऑन लैंग्वेज। बाकी जो भगवान ने आवाज की है वो वैसी अच्छी है जी। हर आवाज की जरूरत है। अभी आप हर किस्म की वॉइस यूज हो रही है जी। तो ओनली थिंग इज कि यू डोंट नो हाउ टू यूज इट जी। पॉजेस कहाँ लेने हैं। अब एक सेंटेंस होता है कि मान लीजिए मेरा भाई डॉक्टर है, ठीक है, अब इन चारों वर्ड्स को आप स्ट्रेस कीजिए तो मतलब अलग हो जाता है। बिल्कुल। मेरा भाई डॉक्टर है मतलब किसी और का भाई नहीं, ठीक है। मेरा भाई डॉक्टर है मतलब चाचा भतीजा नन्ना नहीं है। मेरा भाई डॉक्टर है, कोई बाहर वाला नहीं, झाड़ू पोछने वाला नहीं, मेरा भाई डॉक्टर है। व्हाई डोंट यू बिलीव इट? अरे उतने ही वर्ड्स हैं जी, एक मीनिंग अलग हो गई। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो भी आना चाहते हैं उनकी आवाजें सब अच्छी हैं। ओनली थिंग इज यू शुड हैव कमांड ऑन लैंग्वेज एंड यू शुड नो हाउ टू यूज योर। बिल्कुल। और एक जो बेहतर श्रोता होता है, क्या वही बेहतर प्रेजेंटर बन सकता है? दोनों चीजें हैं। यानी जो अगर बेहतर अनाउंसर बनना है तो आपको बेहतर श्रोता बनना ही पड़ेगा, ठीक है। जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है, इसलिए दोनों छोर आपके जरूरी हैं। तो उन पर दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। अच्छा सुनना भी पड़ेगा और अच्छा बोलना भी पड़ेगा। श्रोता अब इतना बिजी हो गया है ना, टेक्नोलॉजी ने क्या क्या तो दे दिया है। अब श्रोता सिर्फ जो नहीं सुनना चाहता है। हाँ जी। रेडियो कॉमन मीडिया है जी, सस्ता मीडिया है। बिल्कुल। अब अगर गाने सुनना चाहते हैं तो टीवी पे सुन सकते हैं जी। रेडियो की महत्ता बढ़ी है, लिसनरशिप बढ़ी है, लेकिन वो आम सुलभ साधन है इसलिए बढ़ी है जी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती जा रही है तो ये बदलता जा रहा है रूपोज। लेकिन आम आदमी के लिए अभी भी रेडियो जो है उतना ही सुलभ और पॉपुलर है जितना पहले था। बिल्कुल सही है। रेडियो की महत्ता हमेशा रहेगी। सर, कोविड-19 संक्रमण काल एक चुनौती की तरह से आजकल आकाशवाणी और रेडियो प्रसारण के लिए है। आकाशवाणी भी बहुत अच्छा समय समय पर जो संदेश दे रहे हैं या सूचनाएं दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है जी। और कोई भी जो मीडिया होता है, खासतौर से रेडियो का मीडिया जो है वो उसकी पहुंच जो है मेरे ख्याल से 99% है। बिल्कुल। और प्रयास करने चाहिए उसको। कुछ लोगों के दिलों में भय नहीं बैठ रहा है जी। ये बहुत ही भयानक बीमारी आई है, इसका हमें सामना करना और ये भय दिखाना चाहिए उन लोगों को कि भाई गलत बात है जी। आपकी वजह से जो है लोग संकट में आ रहे हैं जी। तो आपको सावधानी ज्यादा बरतनी चाहिए। तो कुछ संदेशों का और ड्रामेटाइजेशन करके नाट्य रूपांतर करके और पेश करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा उसका असर होगा। बिल्कुल सही बात है।
ये जो संकट है इसको हमें सब मिलकर, सबको मिलजुल कर दूर करना है। किसी एक की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है। ये जो संकट आया है ये अचानक आया है और नेचुरली इसलिए भी आया है कि प्रकृति के साथ हमने जो खिलवाड़ किया है, प्रकृति जो है हमें जो है सचेत कर रही है कि मेरे साथ ज्यादा खिलवाड़ मत करो। और ये आया है तो जाएगा भी, क्योंकि हमेशा होता है। कोरोना पर सावधानी तो बरतनी है हमें और इसका संकट का सामना करना है। और जो भी निर्देश समय समय पर दिए जाते हैं सरकार द्वारा या एनजीओ द्वारा या संस्थाओं द्वारा, उसका पालन करना चाहिए। प्रसून जोशी साहब ने कहा है ना कि इस देश को 4 बुजुर्गों से यहाँ खुद से पहले अपने हैं, कर्तव्य यहाँ पहले आता और बाद में आते सपने हैं। बस यही एक संदेश है। हाँ घर में रहेगा, हाँ घर में रहेगा देश। संकल्प नया करते हैं, चलो मिलकर पीड़ा हरते हैं। देश के रहने वाले तो हर दिन ही तपस्या करते हैं, बढ़ जाने दो ये केस, हाँ घर में रहेगा देश। तो इस संदेश प्रसून जोशी साहब ने बहुत ही सुंदर कविता कही थी कुछ दिनों पहले, तो इसको ही हमें फॉलो करना चाहिए। ये संकट जो है दूर नहीं हो जाता। मैं बताऊं, जब से हुआ है मैं तो फ्लैट से नीचे नहीं उतरा हूँ। मुझे जाने दे, हमारी सिक्योरिटी सोसाइटी की इतनी सख्त है तो किसी भी सीनियर को नीचे जाने ही नहीं दे रही जिनको सिविक सेंस नहीं है, उनको भी मैं देख रहा हूँ इधर उधर घूम रहे हैं, जरा भी सावधानी नहीं बरतते हैं और ऐसे ही लोगों की वजह से फैल रहा है। तो कि मतलब थोड़ा सा अपना सिविक सेंस रखना चाहिए। तो मनोहर महाजन सर, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की और श्रोताओं को भी बेहतरीन जानकारी भी मिली होगी और उनको आपकी बातचीत से फायदा भी मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रेडियो सीलोन के पूर्व उद्घोषक श्री मनोहर महाजन से की गई ये बातचीत। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अब एक समाचार। सुरक्षित यात्रा की दिशा में रेलवे की पहल हो चुकी है। कोविड-19 से लड़ने के लिए रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में पोस्ट कोविड कोच का डिजाइन तैयार किया गया है। ये कोच कई हैंड्स फ्री सुविधाओं से लैस है, जैसे कि पैर से संचालित पानी का नल और साबुन निकालने की मशीन, फ्लश वाल्व आदि। कोच में कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग और चिटकनियां लगाई गई हैं। कॉपर के संपर्क में आने वाला वायरस कुछ ही घंटों में निष्क्रिय हो जाता है। कोच के एसी डक्ट में प्लाज्मा एयर उपकरण लगाया गया है, जो कोच के अंदर की हवा और सतहों को जीवाणु मुक्त रखता है। वॉश बेसिन, शौचालय, सीटों, बर्थ और खाने की जो टेबल है, ग्लास विंडो है और फ्लोर सहित लोगों के संपर्क में आने वाली सभी सतहों पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग भी की गई है। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। श्रोताओं, एक खुशखबरी ये भी है कि कोविड-19 के वैक्सीन पर परीक्षण चल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये वैक्सीन हमें उपलब्ध होगा और हम कोविड-19 से बच सकेंगे। लेकिन तब तक बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के कार्यक्रम। और अब मुझे आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।